Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. आज हम देखेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सॉल्व टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स आए थे कि मिस हमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सॉल्व टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे हैं। तो पहले बात तो ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग मिस्टेक का एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है टेक्स्ट बुक में, सॉल्व वन में, स्पेशली सॉल्व टेक्स्ट बुक में। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ड्यू टू दैट रीजन हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, या हमारी फिगर जो है नेट प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट की, वो टैली नहीं हो रही है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्रॉब्लम है। तो उसमें से टोटल उन्होंने 10 दिए हैं, उसमें से मैंने 1 3 5 8 लिए हैं, जो कुछ थोड़े बहुत मेरे हिसाब से मुश्किल है, या कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। दया एंड क्षमा आर पार्टनर, प्रॉफिट लॉस 1:1। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखो ऑलमोस्ट मैंने सब वीडियो अनसॉल्व के सब वीडियो अपलोड किए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट है आपकी, तो उस हिसाब से आप चेक कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं 10% इन्वेस्टमेंट। अब ये 10% इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसे हमें क्या करना है, कहाँ लिखना है। तो चलो वो एक देखते हैं। सो 10% इन्वेस्टमेंट मैं कैलकुलेशन करके बताती हूँ। देखो हमने हमने मतलब क्या, जो भी पार्टनर है, यहाँ पे पार्टनर कौन है, यहाँ पे पार्टनर दया एंड क्षमा है। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की 20,000। ओके, 10%, सो 10% परसेंट है इसलिए 100 लेना है। तो हमारा कैलकुलेशन देखो, एक जीरो यहाँ पे जीरो गया तो 2000। अब ये 2000 हमें क्या करने हैं, ये इन्वेस्टमेंट है तो वन टाइप ऑफ हमारा क्या है, इनकम है। और इन्वेस्टमेंट हमने 20,000 किया था, उसमें 2000 और इंटरेस्ट बढ़ गया, तो हमारा देखो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट अब बन गई 22,000। एवरी एडजस्टमेंट हैज अ ट्रू इफेक्ट। तो ये जो 2000 है, ये 2000 हमें यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इनकम है फर्म के लिए। सो प्रॉफिट एंड लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट। आपको याद है ये ट्रेडिंग अकाउंट है ऊपर वाला, और ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम। तो ये हमारा इनकम है, इसलिए ये 2000 हमने यहाँ पे लिखे। ओके, अब हमें देखना है एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे की है 4,500। गॉट इट। सो ये है 9 मंथ्स के लिए, बट आपको पता है हमारा अकाउंटिंग जो ईयर रहता है वो 12 मंथ्स का होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे 4,500 9 मंथ्स के लिए, ये मंथ्स है। ओके, तो हमें और 3 मंथ्स का निकालना है, क्योंकि टोटल 12 मंथ्स का हमें चाहिए। तो और 3 मंथ्स के लिए कितना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो, ये हमने 9th में सीखा है। 4,500 इंटू 3/9, तो 3 3 जा सी, सो आंसर आता है 1,500। तो अगर आप देखोगे आपके अनसॉल्व में, तो देखो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, सॉल्व वन करके दिया है। देखो यहाँ पे 1,500। तो अब हमें ये पूरा 12 मंथ्स का मिल गया। यहाँ पे सिर्फ 4,500 था। फिर से कैलकुलेशन बताती हूँ। 4,500 ये 9 मंथ्स का है, हमें 12 मंथ्स का टोटल चाहिए। तो 12 मंथ्स मतलब कितने, 3 मंथ्स और बाकी है हमारे। देखो ये दोनों के टोटल 12 मंथ्स होती है, 9 मंथ्स का तो पेड किया है, फिर और 3 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है। तो 3 मंथ्स का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यू विल गेट आंसर 1,500। आउटस्टैंडिंग है, स्टिल वी नीड टू पे। सो यहाँ पे हमें ऐड करना है, आउटर कॉलम में पूरा 12 मंथ्स का लिखना है। सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग है, पेड करना है, मतलब टेंशन है, सो दैट विल गो लायबिलिटी। ओके, बाकी का इसमें आपको आ जाएगा, इसमें और कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम एडजस्टमेंट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ 3,000। ओके, ये एक आप यहाँ पे स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऐसी है कि वो वहीं पे वही होती है। मतलब जैसे कि एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, एक अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो दूसरा बैलेंस शीट में होता है, बट यहाँ पे ये एडजस्टमेंट एक ऐसी है कि इसके दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में ही होते हैं। कैसे होते हैं तो आप ध्यान रखना है। देखो, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल 3,000। तो सबसे पहले कस्टमर, मैं एग्जांपल देती हूँ। कस्टमर है, ओके, कस्टमर मतलब ही डेटर्स। उसमें से कुछ कस्टमर्स
ने मतलब कुछ कस्टमर को हम कहेंगे डेटर्स, कुछ कस्टमर को कहेंगे बिल रिसीवेबल। स्टोरी समझ के लो, ये दोनों हमारे कस्टमर है, इन दोनों को हमने क्रेडिट सेल किया है। ठीक है, द डिफरेंस इज दैट कि डेटर्स जो है हमारे ये पुराने हैं, बहुत साल के लोग की हमारी उनके साथ ट्रांजैक्शन होती है, तो हमें भरोसा है, तो इससे हमने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं किया, कोई साइन वगैरह नहीं किया, सो दे आर जस्ट कॉल्ड डेटर्स। बट कुछ कस्टमर ऐसे हैं हमारे कि हम उन्हें ज्यादा जानते नहीं है, ठीक है, हमें उन पे इतना ट्रस्ट नहीं है, तो उन कस्टमर से हमने बिल लिखवा के लिया। हालांकि है ये दोनों कस्टमर, सोल्ड किया हम दोनों को भी क्रेडिट सेल्स पे, लेकिन डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे हमने कोई प्रूफ या लिखा पढ़ी नहीं करवाई, यहाँ पे हमने लिखा पढ़ी करवाई है। ओके, तो अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि बिल रिसीवेबल, इसमें जो बिल थे उसमें से एक बिल 3000 डिसऑनर हो गया। ओके, डिसऑनर हो गया, तो हमें यहाँ पे अब इफेक्ट क्या देना है, दो डिसऑनर हुआ है लेकिन फिर भी हम उनसे कभी ना कभी पैसे तो लेंगे। सो फॉर अ टाइमिंग ये कस्टमर है लेकिन बिल नहीं है अभी उसके पास, क्योंकि डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया बिल। सो फॉर अ टाइम बिंग ये डेटर्स ही है, तो हम क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल यहाँ से 3000 निकालेंगे और डेटर्स में ऐड करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई है। तो देखो उन्होंने इफेक्ट क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें इंक्लूड, आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने कहा है व्हेनेवर दे गिव्स इंक्लूड, सो हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ओके, सो नाउ देखो यहाँ पे हमने माइनस किया है बिल रिसीवेबल, तो यहाँ से 3000 हटा दो और बिल रिसीवेबल में ऐड कर दो। तो ये एडजस्टमेंट एक ऐसी है कि यही यही पे इसका इफेक्ट होता है। ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है, मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ओके, सो 3000 यहाँ से माइनस करो और डेटर्स में ऐड करो। फिर उसके बाद जो भी डेटर्स की रेस्ट एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स, आरडीडी, ये सब आपको करवानी है। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट यहाँ पे रूचा एंड जूली आर द पार्टनर, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस दिया है यहाँ पे, ट्रेड एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट और जनरल एक्सपेंसेस, ये कुछ आइटम ट्रायल बैलेंस में जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस। तो एक बात आपको याद रखनी है, सिर्फ उन्होंने ट्रेड एक्सपेंसेस दिया होगा, पूरे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखोगे। अगर सिर्फ जनरल एक्सपेंसेस दिया होगा, ध्यान से देखो, बी विथ मी, जनरल एक्सपेंसेस दिया होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में ये दोनों भी दिए, जैसे कि ये प्रॉब्लम में दिए, उन्होंने ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है एंड जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, ऐसे वक्त ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में और जनरल एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। गॉट इट? सो सिर्फ एक ही दिया होगा पूरे ट्रायल बैलेंस में तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, चाहे वो ट्रेड एक्सपेंसेस हो या जनरल एक्सपेंसेस हो। गॉट इट? लेकिन जब दोनों आइटम एक साथ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, दे हैव गिवन जनरल एक्सपेंसेस एज वेल एज ट्रेड एक्सपेंसेस, इस वक्त हमें क्या करना है, ट्रेड, नाम ही ट्रेड है तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 इयर्स। अब एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 इयर्स देखना है, तो 2 इयर्स का एडवर्टाइजमेंट कितना है, 4000। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कहा है, बताया उन्होंने यहाँ पे कैसे आया है। तो 4000 जो है ये 2 इयर्स के लिए है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है हमारा अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 12 मंथ्स के लिए होता है, 12 मंथ्स मतलब ही 1 ईयर। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 इयर्स की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 1 ईयर की जरूरत है। तो सेम 4000 अगर 2 इयर्स के लिए है तो 1 इयर्स के लिए कितना, सो 4000 फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ऊपर गया 1, ये नीचे आ गया 2, सो 2000, मतलब एक साल के लिए, करंट ईयर के लिए सिर्फ 2000, तो आउटर कॉलम में 2000 लिखो और यहाँ पे इनर कॉलम में 2000, इसे हम कहेंगे एडवांस, ऑलरेडी हमने पेड किया है। सो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट हमारी असेट हो गई, नो टेंशन, सो विल राइट हियर। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कुछ एडजस्टमेंट, सॉरी, देखो ये वाली एडजस्टमेंट, गुड्स 6000 वेर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
ओके। सो 6000 परचेज तो किया है बट हमने एंट्री नहीं की है, तो अभी हमें करनी है एंट्री। तो सिंपल है, किस में एंट्री नहीं की है उन्होंने? परचेज में। तो हमें किस में एंट्री करनी है? परचेज में एंट्री करनी है। तो देखो यहाँ पे परचेज में एंट्री हमने की है। गॉट इट? सेकेंड थिंग, अगर परचेस बढ़ता है हमारा तो ऑटोमेटिकली क्रेडिटर्स भी हमारे इंक्रीज होते हैं, क्योंकि क्रेडिट परचेस किया है, जिससे हम क्रेडिट परचेस करते हैं उसे कहा क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। तो अगर तुम्हारा परचेस इंक्रीज होता है तो क्रेडिटर्स भी आपके इंक्रीज होते हैं। तो देखो यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज किया है 28,000। गॉट इट? सो इस तरीके से ये एंट्री हो गई। अब यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन, हम बैक साइड जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री नहीं दी है। देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेज दिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट में या ट्रायल बैलेंस में अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं दिया है। लेकिन अगर आप सॉल्व उनका जो सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन में उन्होंने ये जबरदस्ती 6000 दिए हैं। गॉट इट? तो ये जो हमने किया है ये आपको कट करना है, ये रॉन्ग है। गॉट इट? ये दिया ही नहीं है तो आप कंफ्यूज होते हो ये कहाँ से आ गए भैया, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे कट कर दो। गॉट इट? सो छोटे छोटे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए रेक्टिफिकेशन के, पहले वो देखो ताकि आपका टाइम सेव होगा, अननेसेसरी आपका जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। ओके, सो नाउ चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन। यहाँ पे हमें नया क्या देखना है? तो यहाँ पे हमें 12% गवर्नमेंट बॉन्ड देखना है। ये 12% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है, तो ये भी एक वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, कभी कभी उन लोग सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट ऐसे देंगे या 12% इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट का नाम दिया है कि भैया इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में की है इन्वेस्टमेंट मिस्टर राम एंड कृष्णा ने। ओके, 12% से, लेकिन परचेस कब किया है? 1 जनवरी 2019। ये एक प्रॉब्लम देखना है, और यहाँ पे एडजस्टमेंट में ये एक वाला मुझे प्रॉब्लम बताना है आपको। गॉट इट? सो पहले हम गवर्नमेंट बॉन्ड का देखते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड का क्या करना है देखो, तो निकालो यहाँ पे 15,000 इनटू कितना उस पर रिटर्न मिलने वाला है हमें? 12% इनटू हमने परचेस कब किया है? जनवरी में। सो जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च, मार्च में तो खत्म हो रहा है हमारा। सो 3 मंथ्स का हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये साल सिर्फ सिर्फ ये साल 3 मंथ्स पे मिलेगा, उसके अगले साल अगर कंटिन्यू किया उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो उसके अगले साल 10 साल 20 साल जितने साल ये इन्वेस्टमेंट रहेगी पूरे साल की, उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। बट यहाँ पे इन्होंने परचेस इस साल में जनवरी में किया है। सो 1 जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, तो 3 मंथ्स का ही कैलकुलेशन आएगा। देखो ये, सो कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो 450 हमें यहाँ पे 450 इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये भी इन्वेस्टमेंट है तो हमारा ऐड हो गया। तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई 15450। एंड इसका सेकंड इफेक्ट आएगा एज यूजुअल, ये भी हमारा वन टाइप ऑफ एक क्या है? इनकम है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा था 10% इन्वेस्टमेंट 2000। देखो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करो, आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट? सिर्फ नाम बदला है, कैलकुलेशन रिमेन सेम। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है? राम इज अलाउड सैलरी 6000, कृष्णा अलाउड कमीशन ऑन नेट सेल 3%। सो सबसे पहले तो राम इज अलाउड सैलरी 6000, तो कौन से बुक्स इसका एंट्री आएगा? एडजस्टमेंट इफेक्ट आएंगे। सो एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से है देखो यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, देन पार्टनर्स कैपिटल भी हम ओपन करते हैं, और नहीं क्या रहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट में ही पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। ओके, सो अब इसके इफेक्ट कहाँ जाएगी? तो राम है मतलब पार्टनर्स है, तो एक तो इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। राम को सैलरी मिली है, सो इनकम है राम। ठीक है, सो कृष्णा इज अलाउड कमीशन, इसको कृष्णा को भी मिली है, तो इफेक्ट और है कि कृष्णा का भी यहाँ पे जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो 6000 सैलरी है, तो राम को तो मिली है लेकिन फर्म को पे करना पड़ी, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सेम यहाँ पे भी कृष्णा को कमीशन मिला है तो एक इफेक्ट जाएगा कृष्णा में, और दूसरा इफेक्ट इन्हें पे करना है, फर्म को पे करना है कमीशन, तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, नहीं समझा तो डोंट वरी, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। देखो ये आपके सामने
ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस है एंड ये पार्टनर्स कैपिटल है। तो देखो सबसे पहले राम की सैलरी एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, सो डेबिट, लेकिन राम के लिए तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो देखो राम सैलरी बराबर राम के कॉलम में क्रेडिट में लिखो। नाउ सेम अबाउट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कृष्णा को सैलरी नहीं मिलने वाली है, कृष्णा को 3% ऑन सेल्स, नेट सेल्स पे मिलने वाला है, नेट सेल्स। तो नेट सेल कितना है, 2,08,000, तो 2,08,000 पे 3% जो भी अमाउंट आएगी आप कैलकुलेट करो, तो वो भी हमें आएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद आती है 6240, 6240। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, क्योंकि दोनों के लिए सैलरी भी फर्म को पे करना पड़ी राम को और कमीशन भी देना पड़ा कृष्णा को। ओके, सो इनके लिए फर्म के लिए तो ये एक्सपेंसेस है, सो डेबिट, लेकिन इन दोनों के लिए ये इनकम है, सो सैलरी राम को और कृष्णा को कमीशन, सो क्रेडिट। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट क्यों ओपन किया है, तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस देखा होगा तो ट्रायल बैलेंस में उन्होंने आपको फिक्स्ड कैपिटल और करंट कैपिटल दोनों की अमाउंट दी है। ओके, तो इसलिए हमने ये अकाउंट ओपन किया। अगर एज्यूम करो कि ये अकाउंट नहीं होता, पार्टनर्स करंट नहीं होता, कैपिटल होता, तो ये इफेक्ट कहाँ जाता। तो सिंपल है, एक इफेक्ट तो ये तो सेम ही रहता, और दूसरा इफेक्ट जो हम न्यू बैलेंस शीट हमारी बनाते थे अभी, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, राम का जो भी कैपिटल रहेगा उसमें हमने ये क्या किया होता, सैलरी ऐड की होती। फिर कृष्णा का हमने कमीशन ऐड किया होता। ठीक है, अगर पार्टनर करंट अकाउंट हमने ओपन नहीं किया होता तो यहाँ पे इफेक्ट आता। गॉट इट? क्योंकि अगर आपने वीडियो देखे होंगे मेरे फाइनल अकाउंट की, तो मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का ओपन करने सिखाया है। बाकी का जो फिक्स कैपिटल होता है वो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में ही बताया है, बुक में भी ऐसे ही बताया है। सो नो मैटर ऐसे पूछे या ऐसे पूछे। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया है। नाउ नेक्स्ट हमारा है 8.1, ने काने पार्टनर्स रेशियो उनका 6:4 दिया है। अब इसमें हमें क्या क्या सीखना है नया। सो देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड के बारे में बहुत सारा दिया है और बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं क्या क्या है और कहाँ लिखना है। तो बहुत आसानी से आपको ट्रिक बताती हूँ। तो एक याद रखना है, ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान मत दो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, जैसे कि हमने देखी 12% गवर्नमेंट बॉन्ड अभी देखी हमने पिछले प्रॉब्लम में, तो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट जाती है, तो ये भी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा असेट में। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से यहाँ पर ध्यान मत दो, कंट्रीब्यूशन। देखो किस चीज के लिए हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि सपोज आपके फ्रेंड है और आपके फ्रेंड ने बर्थडे सेलिब्रेट करना है और आपने कंट्रीब्यूशन किया है बर्थडे गिफ्ट के लिए, तो आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो वैसे फर्म के लिए भी एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। सो नो मैटर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दिया है। गॉट इट? सो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होगा तो असेट में जाएगा। अब नेक्स्ट, ये भी एक प्रोविडेंट फंड है, यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ फंड दिया है। तो मुझे बताओ, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस फंड, प्रॉफिट एंड लॉस फंड, ये सब कुछ आपको अगर याद रहेगा, एडमिशन रिटायरमेंट अगर आपने किया होगा, तो जनरल रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सब फंड लाइबिलिटी में होते, तो ये वाला भी फंड लाइबिलिटी में होगा। याद रखना है, कोई भी फंड हो, फर्म फर्म के पास अगर कोई भी फंड हो तो वो हमेशा होता है लाइबिलिटी, तो प्रोविडेंट फंड जाएगा लाइबिलिटी। और जो फंड जमा किया है उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इसमें ही ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे सॉल्ड वन में दिया है, जैसे कि मैंने पहले कहा है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, देखो ये वाला। गॉट इट? नेक्स्ट उन्होंने कहा, देखो नेक्स्ट उन्होंने प्रोविडेंट फंड कहा था मैंने, तो देखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा है, असेट में, यही बताया ना मैंने, असेट में लिखा है। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड तो देखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, अब सिर्फ फंड है तो ये कहा जाएगा लायबिलिटी में, तो देखो लायबिलिटी में कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड कलेक्ट करती है और जब वो रिटायर होता है तो उसको पैसे वापस देती है, लेकिन जब तक वो रिटायर नहीं होता है तब तक वो फर्म के पास पैसे रहता है, और जब फर्म पैसे रखती है बैंक में तो ऑफ कोर्स उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या करना है, ऐड करना है। गॉट इट? तो आई होप आपको ये प्रोविडेंट फंड की गड़बड़ समझ में आई है।
ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है कि सब जो भी प्रॉब्लम था आपको सॉल्व वन में फाइनल अकाउंट का सॉल्व किया है। फिर एक बार रेक्टिफिकेशन का वीडियो देखो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।